तो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्रेंशियल स्टार्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट की, जिसे हम बोलेंगे टी टेस्ट। देखते हैं टी टेस्ट होता क्या है और ये आपके रिसर्च में कैसे मदद कर सकता है। तो टी टेस्ट को समझने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे और उसके बाद एक प्रॉब्लम की मदद से हम टी टेस्ट को पूरा सीखेंगे। तो आइए देखते हैं टी टेस्ट होता क्या है। जो टी टेस्ट था, जैसे आपने पहली स्लाइड में देखा, ये जो जिन्होंने इन्वेंट किया था सबसे पहले टी टेस्ट का नाम था विलियम टी गॉसेट। 1908 में इन्होंने सबसे पहले टी टेस्ट को इन्वेंट किया और इन्होंने जो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन किया वो ये ब्रूइंग इंडस्ट्री, मतलब शराब बनाने की फैक्ट्री में जो कंपनी है उसमें काम करते थे। तो उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने के लिए इन्होंने पहली बार टी टेस्ट यूज किया। और इन्होंने जो अपना पेपर पब्लिश किया वो एक, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने स्टूडेंट के नाम से पब्लिश किया इसे, इसलिए इन्होंने स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी बोलते हैं। टी टेस्ट में हम करते क्या है बेसिकली, इसमें जो ग्रुप होते हैं, अगर दो सैंपल हैं तो दोनों सैंपल्स, दो ग्रुप है, मान लिया दो ग्रुप है, उनके सैंपल्स लिए हैं आपने। मान लिया आपकी क्लास है, तो क्लास में मान लिया एक क्लास है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की और दूसरी है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है। तो थोड़े स्टूडेंट हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से लेते हैं और थोड़े स्टूडेंट हम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से लेते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के। तो उन जो हमने सैंपल लिए हैं, क्या उन दोनों का हम मीन निकालते हैं और दोनों मीन में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, ये हम पता करेंगे टी टेस्ट के थ्रू। तो टी टेस्ट दो तरीके से काम कर सकता है। पहला, दो अलग अलग ग्रुप के जो सैंपल लिए हैं, क्या उनके मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, या अगर कोई एक एस्टैब्लिश्ड वैल्यू पहले से है और जो एक ग्रुप आपने लिया, एक ग्रुप से जो आपने सैंपल लिया, तो उसका जो मीन, जो आपने ग्रुप से सैंपल लिए उसका मीन जो है, जो एस्टैब्लिश्ड मीन है, क्या उससे सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई भी एक, मान लिया कंपनी का एक प्रोडक्ट आप खरीदते हो, तो कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो, मान लिया खाने पीने की चीजें हैं, तो आप उसके पीछे देखते हो कि लिखा रहता है कि एनर्जी इसके अंदर इतना है, कार्बोहाइड्रेट इतना है, प्रोटीन इतना है ना। ये सारी चीजें उसकी वैल्यूज लिखी होती हैं। अगर आप उस प्रोडक्ट को लेकर अपने लैब में आप चेक करो, तो अगर जितना उसमें कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, क्या एग्जैक्टली उतना ही आपके लैब में मिलेगा? आंसर विल बी नो। तो कोई भी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट बेचती है, वो क्या वो हरदम वो ऐसा करेगी कि हर एक पैकेट का जो प्रोडक्ट है वो सबकी क्वालिटी कंट्रोल चेक करती होगी, क्वालिटी चेक करती होगी? आंसर इज नो। क्या करती है, जो पूरे बैच है उसमें से थोड़े से सैंपल ले लिए, और मान लिया कोई ब्रूइंग इंडस्ट्री है, तो चलो उसमें बियर की टेस्टिंग कर रही है कि उसमें अल्कोहल कितना गया, तो उसमें अल्कोहल जो आपका स्टैंडर्ड लिखा हुआ है 8% अल्कोहल लिखा हुआ है ना। और जब क्वालिटी कंपनी ने चेक किया तो उसको पता चला जो 8% में, मतलब मान लिया अगर 500 ml की बॉटल है, तो उसमें 8% मीन्स कितना आना चाहिए आपका? 40 ml आपका उसमें अल्कोहल होना चाहिए। और जब वो कंपनी चेक करती है लैब में, तो उसको पता चलता है कि उसको एक्चुअल में 39.5 ml अल्कोहल मिला। तो क्या वो क्वालिटी कंट्रोल में उसे पास कर देना चाहिए या फेल कर देना चाहिए? एजुअली अगर देखा जाए तो फेल कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे बॉटल पे क्या लिखा हुआ है? बॉटल पे लिखा हुआ है 40%, लेकिन है कितना एक्चुअल में? 39.5%। दूसरी बॉटल है, उसमें मिल गया आपको 40.25। तो क्या रिजेक्ट कर देना चाहिए? तो कब रिजेक्ट करना चाहिए, कब एक्सेप्ट करना चाहिए, मीन्स जो एस्टैब्लिश्ड वैल्यू है कि 40 ml होना चाहिए, जो ग्रुप निकले हैं प्रोडक्ट के उसमें से एक दो बॉटल को चेक करना, कुछ 10-15 बॉटल या सैंपल, डिपेंड करता है कि आपके जो बैच में कितनी बॉटल्स निकल रही हैं, उनके सैम्पलिंग करके और हम ये देख सकते हैं कि उसका क्वालिटी जो है वो ठीक है या नहीं है। तो हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। अगर कोई एस्टैब्लिश्ड वैल्यू है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं उसके मीन को, क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इसका मतलब ये होगा वो जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी कंट्रोल में फेल हो रहा है। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो मतलब क्वालिटी कंट्रोल में उसको चला देते हैं, उसको पास कर देते हैं। तो एक एस्टैब्लिश्ड वैल्यू से हम कंपेयर कर सकते हैं
और प्लस अगर दो अलग अलग ग्रुप हैं तो उनके बीच में भी हम कर सकते हैं। तो चलिए और आगे हम एग्जांपल देंगे, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो टी टेस्ट को करने के लिए कुछ एजम्पशंस हैं। नंबर 1 एजम्पशंस जो है टी टेस्ट के लिए, पहला एजम्पशंस ये है कि ईच ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी ए सैंपल फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक ग्रुप है, जो दो ग्रुप, मैंने अगर मान लीजिए दो ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, लाइक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, वो कहीं भी किसी भी तरीके से वो अलग अलग पॉपुलेशन है, मतलब वो जो सैंपल आप लोगे वो अलग अलग पॉपुलेशन से लोगे, है ना। कुछ स्टूडेंट आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से लोगे, कुछ आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से लोगे। पॉइंट नंबर 2, द रेस्पॉन्स इन ईच ग्रुप आर इंडिपेंडेंट ऑफ दोज इन द अदर ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप रेस्पॉन्सेस ले रहे हो दोनों अलग अलग ग्रुप में, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, द सैंपल आर लेस देन 30, मतलब जो इसकी लिमिटेशन ये है कि जब भी आप सैंपल लोगे तो वो सैंपल लेस देन 30 होना चाहिए। अगर लेस देन 30 से ज़्यादा, अगर 30 से ज़्यादा है तो टी टेस्ट आपका अप्लीकेबल नहीं होगा। आगे चलते हैं। कितने तरीके के टी टेस्ट हो सकते हैं, मैंने आपको जैसा बताया कि अगर स्टैब्लिश्ड वैल्यू है और उससे एक ग्रुप है जिसे आप सैंपल ले रहे हो तो उसको बोलेंगे ऑब्वियस है वन सैंपल टी टेस्ट, वो हम भी बताएंगे आपको। और दूसरा हम टू सैंपल टी टेस्ट कर सकते हैं जिसमें दो ग्रुप के बीच में हम के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, ये हम पता करेंगे। तो टू सैंपल टी टेस्ट दो तरीके का हो सकता है। पहला है जिसे बोलते हैं अनपेयर्ड टी टेस्ट, या इसका नाम है अनमैच्ड या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। इसके तीन नाम है। ये क्या होता है, ये जैसे मैं आपको देखना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम्पल वापस से देता हूँ कि मान लेते हैं एक कंपनी है ना। तो एक कंपनी है, तो वो कोई टेस्ट कर रही है, अनपेड टी टेस्ट या कोई भी उसका प्रोडक्ट है उसकी टेस्टिंग कर रही है। तो एक जो ग्रुप है वो जानना चाहती है कि मान लिया जो एक ड्रग है, तो एक ड्रग है उसकी टेस्टिंग करना चाहती है कि क्या वो जो ड्रग है उसके जो अलग अलग डोजेज हैं उनका सेम इम्पैक्ट पड़ता है या डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया एक ग्रुप लिया, उसमें एक पॉपुलेशन, एक ग्रुप लिया उसमें मान लिया 50 लोगों को रखा, दूसरा ग्रुप लिया उसमें भी 50 लोगों को रखा, दो अलग अलग ग्रुप हो गए, मतलब टू सैंपल हो गए, दो ग्रुप हो गए, है ना। अब दोनों में से क्या क्या है, एक जो ड्रग की टेस्टिंग कर रही है कि उसके अलग अलग डोजेस क्या क्या फर्क पड़ता है, तो एक ग्रुप को दिया उसने 400 mg मेडिसिन और दूसरे ग्रुप में जो 50 लोग थे उनको दिया 500 mg। ठीक है। अब ये दोनों का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि जो 450 का इम्पैक्ट आ रहा है और जो 500 लोगों के बीच में इम्पैक्ट आ रहा है, उन दोनों के रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड करें और दोनों को कंपेयर करें कि क्या दोनों के रिस्पॉन्सेज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब ठीक है भाई 500 mg वाला ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये पता चल जाएगा कि अनपेयर टी टेस्ट हो रहा है, तो मतलब दो अलग अलग ग्रुप है। तो ये हो गया आपका अनपेयर्ड टी टेस्ट। जैसे अगर कोई भी टीचर पढ़ाता है, अगर मान लो ऐसे चेक करना है कि चलो भाई बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट है, और देखना हम चाहते हैं कि आखिर अगर कोई किसी को अगर हम देखा जाए पूरी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, तो सबके एग्जाम ले लेते हैं दोनों ग्रुप के और बाद में हम दोनों के जो मीन निकालेंगे उनमें देखेंगे कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। जब दो अलग अलग ग्रुप हो तो हम उसे बोलते हैं अनपेयर्ड टी टेस्ट। दूसरा जिसे बोलते हैं पेयर्ड टी टेस्ट या डिपेंडेंट टेस्ट या मैच्ड टी टेस्ट। इसमें होता क्या है, इसमें एक ही ग्रुप होगा उसी पे हम दो बार वर्क करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लेते हैं अगर मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या मेरे पढ़ाने से, मेरे स्टार्ट के लेक्चर लेने से आपकी नॉलेज में कोई फर्क होता है कि नहीं होता है। तो एक काम करते हैं कि आपका स्टार्ट का हम पहले एग्जाम ले लेते हैं और आपकी क्लास की, अगर क्लास में आपके 100 लोग हैं तो ठीक है, 100 हम नहीं है इसमें बताया क्योंकि सैंपल आपकी 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सपोज किसी क्लास में 30 लोग हैं या 100 लोग हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें से सिर्फ 30 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मैक्सिमम 30 को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनका एग्जाम हम ले लेते हैं बगैर आपको कोचिंग दिए हुए, और उनके जो मार्क्स आएंगे वो हम देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसी ग्रुप को अब मैं उनको 1 महीने की कोचिंग देना शुरू करता हूँ। अब 1 महीने पढ़ाने के बाद में वापस से उन्हीं 30 का वापस में एग्जाम कंडक्ट करता हूँ और उनके मार्क्स क्या करता हूँ, उसको लिखता हूँ। अब कोचिंग के पहले का था मेरे पास मार्क्स, उनके मीन निकाले, और कोचिंग के बाद का, इसका मतलब क्या हुआ, सेम ग्रुप पे मैंने कितनी बार वर्कआउट किया, 2 बार किया।
और दोनों के मीन को कंपेयर किया। तो इस तरह से जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हमको देखनी होती है तो हम उसे बोलते हैं पेयर्ड टी टेस्ट, जैसा आपको बताया बिफोर कोचिंग एंड आफ्टर कोचिंग। तो ये 3 तरीके के टेस्ट पॉसिबल हैं टी टेस्ट में। पहला कौन सा बताया, वन सैंपल टी टेस्ट, जिसमें एक एस्टैब्लिश्ड वैल्यू के अगेंस्ट जो आपका ग्रुप का जो ग्रुप से सैंपल लिया आपने, जो मीन आया वो क्या करता है, वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, आपको ये पता करना हो। या अगर आपके पास 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो उसको बोलेंगे अनपेयर्ड टी टेस्ट। लेकिन अगर एक ग्रुप पे ही 2 बार कोई काम किया गया है तो उसे बोलेंगे पेयर टी टेस्ट। आप आई होप कि आपको टाइप ऑफ टेस्ट समझ में आ रहा हो। तो जैसा मैंने स्टेप्स इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस पे मैंने बात किया था, इससे पहले एक वीडियो बनाया था, आपने जरूर देखा होगा। तो आपको बताया था कि इररिस्पेक्टिव हम कोई भी टेस्ट करें, टी टेस्ट करें, एफ टेस्ट करें या काई स्क्वायर टेस्ट करें, तो उसमें हम क्या करते थे कि कुछ स्टेप्स थे जो बहुत कॉमन थे, है ना। वो सारे स्टेप्स सबको सेम लगाने होंगे कोई भी आप स्टैट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो। So the process of testing a hypothesis involve following step। पहला हम क्या काम करेंगे, नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, उसके बाद हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं सब मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप नए हैं वीडियो में तो आप बैक जा करके देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि हम नल हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम करेंगे। और उसका उल्टा जो होगा उसे हम बोलेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद हम देखेंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितने परसेंट पे करना चाहते हो टेस्ट, 5% पे या 1% पे। अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप 5% लेंगे। 4 में कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे आप चौथे स्टेप में। और 5वें स्टेप में आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा टेस्ट करना है, आप टी टेस्ट करना चाहते हो या आप काई स्क्वायर टेस्ट करना चाहते हो या एनोवा करना चाहते हो। ये आपको डिसीजन लेना होगा यहाँ पे 5th स्टेप। 6 में फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम टेबल यूजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब आपको ये बताया कि एक टेबल आपको हर एक बुक के लास्ट में दी होती है, उसको देख करके आपको क्रिटिकल वैल्यू मींस टेबल की वैल्यू आपको देखनी रहेगी। मैं आपको बताऊंगा कि टेबल की वैल्यू कैसे देखते हैं। और टेबल की वैल्यू देखने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे देखते हैं। 7 डिसीजन अबाउट द नल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। और उसके बाद हम डिसीजन ले लेंगे कि भाई आपका जो नल हाइपोथेसिस है उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम कंक्लूजन देख सकते हैं। तो देखते हैं आगे। हम पहला पढ़ेंगे अनपेयर्ड टी टेस्ट, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको टी टेस्ट। अनपेयर्ड टी टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसा बताया था मैंने आपको कि दिस टेस्ट इज अप्लाइज टू इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। मतलब ऑब्जर्वेशंस अलग अलग होनी चाहिए 2 ग्रुप में, मेड ऑन इंडिविजुअल ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप और सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। पहला स्टेप क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेट मीन्स ऑफ द 2 सैंपल एंड फाइंड द ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 2 सैंपल। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो दोनों अलग अलग ग्रुप दिए हुए हैं आपको, उनके हम इंडिविजुअल मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन आपको कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि इससे पहले हमने जब डिस्क्रिप्टिव स्टैट पढ़ा था तो उसमें आपको मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन सारी चीजें कैलकुलेट करनी बताई थी। तो बड़ा आसानी से आप क्या करेंगे, दोनों की मीन कैलकुलेट कर लेंगे। और मीन कैलकुलेट करने के बाद में आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि अगर पहला ग्रुप है उसका मीन को अगर हम एक्स बार बोल दें और दूसरा जो ग्रुप है उसको हम वाई बार बोल दें उसके मीन को, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा एक्स बार माइनस वाई बार। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द 2 मीन। दोनों मीन्स का जो डिफरेंस है उसका स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फार्मूला है मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, कैलकुलेट द टी वैल्यू। उसके बाद जो आप कैलकुलेट करेंगे टी वैल्यू, और टी वैल्यू होती क्या है, द रेशियो बिटवीन द ऑब्जर्व डिफरेंसेस एंड इट्स स्टैंडर्ड एरर। तो कुछ फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, टोटल 3 फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आप इसे देख लीजिए। पहला आपका टी इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार, जो आपको बताया था कि पहले ग्रुप का मीन और दूसरे ग्रुप का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर मतलब टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास पहले क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड एरर होना चाहिए। और स्टैंडर्ड एरर तो ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर के लिए अलग फार्मूला है, एस इक्वल टू मींस स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड आप रूट में रखेंगे 1/n1 प्लस 1/n2, जहां पर n1 का मतलब है कि आपका जो सैंपल है, जो आपका ग्रुप है पहला ग्रुप, उसमें कितने कितने उसमें नंबर कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, और दूसरे ग्रुप में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। ठीक है, तो आपको एससी निकालने के लिए एसडी चाहिए, और एसडी कैलकुलेट करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको याद होगा, बताता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। लेकिन चूंकि यहाँ 2 ग्रुप का कंबाइंड हम कर रहे हैं
तो यहाँ पर दूसरे ग्रुप का भी ऐसे निकाल देते हैं, और जहाँ पर वहां पर हमने लिखा था n-1, तो यहाँ पर n1 प्लस n2 माइनस 2 कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको पहले से पता है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है बस। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें लिखा है कि आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है वो पूल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। पूल्ड का मतलब क्या हुआ, मान लो पहले ग्रुप में 10 बच्चे हैं और दूसरे ग्रुप में वाले आपके 12 बच्चे हैं, तो 10 प्लस 12। तो चूंकि दो ग्रुप है तो आपको पता होगा कि हम n-1 करते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे पूल्ड मतलब दोनों को मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। तो पहले ग्रुप को n1 मान लेते हैं, दूसरे को n2 मान लेते हैं, तो -2 मतलब ग्रुप कितने हैं, दो। अगर 3 होते तो क्या करते हैं, -3 करते हैं। तो 10 प्लस 12 माइनस 2 मतलब 10 हो जाएगा, है ना। तो n1-1 प्लस n2-1, या ऐसा भी बोल सकते हो n1 प्लस n2-2, ये आपने कर लिया। और उसके बाद कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू विद द टेबल वैल्यू एट पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद जो आपकी टेबल की वैल्यू है उससे आप कंपेयर करें। तो ये रहा स्टेप्स हमारा। अब हम सीधा क्या करेंगे, एक आपको प्रॉब्लम देते हैं, और प्रॉब्लम से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। देखिएगा यहाँ पे, सपोज दैट वी मेजर द बायोमास प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया ए एंड बैक्टीरिया बी इन शेक फ्लास्क कंटेनिंग ग्लूकोज एज सबस्ट्रेट। ठीक है, दो बैक्टीरिया आपने लिया, और दो बैक्टीरिया जो है आपका वो शेक फ्लास्क में रखे हैं, और उसमें जो सबस्ट्रेट हमने यूज किया है वो हमने ग्लूकोज यूज किया है ना। तो और ग्लूकोज की जो फ्लास्क है, तो पहला बैक्टीरिया उसके 4 फ्लास्क हमने लिए, 4 जो फ्लास्क लिया हमने, तो चारों फ्लास्क में हमने बैक्टीरिया ए डाल दिया और ग्लूकोज एज ए सबस्ट्रेट डाल दिया। दूसरा 4 फ्लास्क हमने वापस लिए, उसमें भी हमने ग्लूकोज ही रखा है लेकिन बैक्टीरिया चेंज कर दिया। अब कुछ एक इंक्यूबेशन के बाद हम देखा उनका बायोमास जो प्रोडक्शन किया उन लोगों ने, तो मिलीग्राम में हमने देखा कि कितना बायोमास हो गया है mg में। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं, क्या इनमें क्या बायोमास जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, बैक्टीरिया ए एंड बैक्टीरिया बी, क्या उनके बायोमास प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर आपको बता दिया है, यहाँ टेबल पर डायरेक्ट दे दिया हुआ है कि t 0.05 मतलब आप समझ जाएंगे 0.05 मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और 6 में यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा है डिग्री 6 मतलब क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 2.4। ये वैल्यू आपको दी हुई है, हालांकि ये वैल्यू आपको वेरीफाई कर सकते हो टेबल के थ्रू, मैं टेबल आपको देखना बताऊंगा। तो ये आपको, अब आपको चूंकि बैक्टीरिया ए और बैक्टीरिया बी अलग अलग है, मतलब ये क्या हुआ है, एक अनपेयर टी टेस्ट हुआ है। तो ये अनपेयर टी टेस्ट है, तो अनपेयर टी टेस्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करके हम बात करते हैं। तो पहला आपको जो स्टेप बताया था कि कोई भी स्टैट को की इन्फ्रेंशियल स्टैट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम करेंगे, पहले मान लेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द बायोमास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियम ए एंड बैक्टीरियम बी, और उसका उल्टा हो जाएगा H1 मींस यस देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द बायोमास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया ए एंड बैक्टीरिया बी। थर्ड स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको चूंकि प्रॉब्लम में ही दिया हुआ था, यहाँ पर इनडायरेक्टली दिया हुआ था 0.05 मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या 5% बोलिए या 0.05 बोलिए, दोनों एक ही बात है। और आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो n1 प्लस n2-2। तो आप देख सकते हैं पहले ग्रुप में 4 हैं और दूसरे ग्रुप में भी 4 हैं, तो 4 + 4 - 2 = 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। पांचवा स्टेप, अब आपको करना है कि आपको टी टेस्ट लगाना है। तो आपने डिसाइड कर लिया बैक्टीरियम ए का जो n1 था वो 4 था और n2 का 4 था, तो यहाँ पर n1 मतलब ये जो बैक्टीरिया x है मैंने उसकी वैल्यू को लिख दिया है, और दूसरी जो बैक्टीरिया बी है उसको हमने y मान लिया है, उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब इसका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन के लिए फार्मूला सिंपल जानते हैं आप, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n1। तो ये जो समेशन वैल्यू सारी करोगे तो ये आपका आएगा, आप वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो ये 1950 आएगा, और चूंकि इसमें 4 नंबर ऑफ फ्लास्क है तो डिवाइडेड बाय 4, तो इसका जो मीन निकल के आ गया पहले ग्रुप का बैक्टीरिया ए का वो 487.5 आ गया। और बैक्टीरियम बी के अगर बात करें तो बैक्टीरियम बी के अगर y की सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो 1030 डिवाइडेड बाय 4 ये आएगा 257.5। अब आप देखिए जो फार्मूला आपको 3 बताए थे कि पहला आपको टी की वैल्यू, टी को कैलकुलेट करने के लिए एस की चाहिए और एस को कैलकुलेट करने के लिए एस की चाहिए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे एस फिर क्या करेंगे टी निकल आएगा। तो एस की वैल्यू देखिएगा, एस डी समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। तो मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। तो x बार तो आपको पहला मिल चुका है, देखिए ये x बार है, ये आपको x बार मिल गया 487.5, और y बार आपको क्या मिल गया 257.5। तो आपको निकालना है x माइनस एक्स बार। पहले हम x की बात कर लेते हैं बैक्टीरिया ए की। तो x बार आपके पास है 487.5, तो x माइनस एक्स बार कैसे करेंगे,
भाई x, ये x बार है, ये वैल्यू हो गई आपकी x की, तो 520 डिवाइड माइनस 487.5 आपकी वैल्यू आ गई 32.5, ये आपका x माइनस एक्स बार हो गया। 460 माइनस 487.5 मीन्स माइनस 27.5 हो गया। 500 माइनस 487.5 मीन्स 12.5 एंड 470 माइनस 487.5 इक्वल टू माइनस 17.5। सो माइनस निगेटिव साइन के साथ आप लिखेंगे, लेकिन जब आप यहाँ पे देखते हो तो आपको चाहिए क्या, यू नीड x माइनस एक्स बार स्क्वायर, आपको ये चाहिए। तो चलो x माइनस एक्स बार स्क्वायर निकल लेते हैं, ये जो x माइनस एक्स बार की वैल्यू है इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो आपको 32.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1056.25। ऐसे इसका कर देंगे तो माइनस की वैल्यू प्लस में आ जाएगी 756.25। 12.5 करेंगे तो 156.25 आएगा, माइनस 17.5 का करेंगे तो 306, और इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल टू 2275। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 2275। ऐसे जैसा हमने x के लिए किया ऐसे आप y के लिए कर सकते हो। y बार की वैल्यू 257.5, 230 माइनस 257.5 इक्वल टू माइनस 27.5। इन सबको वैल्यूज को आप स्क्वायर कर लेंगे, ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1475। तो ऑलराइट यहाँ पे लिख दिया मैंने। और n1 प्लस n2 की वैल्यू आपको पता है 4 प्लस 4 माइनस 2 है, और इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल गई 25। तो आपके पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको चाहिए स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू। जब आपके पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपके पास है, तो बड़ा आसान है, इक्वल टू एस डी रूट 1 बाय n1। 25 यहाँ एस डी की वैल्यू रख दिया है ना, और n1 n2 की जगह पर 4 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे 17.68 आएगा। आपके पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ गई है 17.68। नाउ इट्स वेरी सिंपल, एक्स बार की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है, वाई की कैलकुलेट कर रखी है, वाई बार की, एस की वैल्यू यहाँ से आ गई, इनको सॉल्व करेंगे 13, मतलब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 13 आ गई। अब आपके पास टेबल की वैल्यू आपको पहले से दी हुई है, कैसे दी हुई है, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन में दी हुई है 2.4। तो आपको डिसीजन सिंपल बताया था कि अगर आपकी वैल्यू ज्यादा है और टेबल की वैल्यू कम है, आपके पास मान लिया 100 रुपए है और सामने वाला आपको बोल रहा है एक्सचेंज कर लो 10 रुपए से, तो क्या करोगे, नहीं, रिजेक्ट कर दोगे। तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू ज्यादा है और टेबल की वैल्यू कम है। आपके पास वैल्यू कैलकुलेट किया टी की वैल्यू 13, जबकि जो टेबल की वैल्यू है वो है 2.45। इसका मतलब आप क्या करें, इसको रिजेक्ट कर दें। सो क्रिटिकल वैल्यू, टैबलेटेड वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2.45। तो डिसीजन के लिए सिंस टी कैलकुलेटेड 13 is greater than 2.45, hence null hypothesis is rejected। means null hypothesis reject हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, there is significant difference between the biomass production of bacteria A and bacteria B। इसका मतलब दोनों बायोमास जो प्रोडक्शन किया है उनके मीन में डिफरेंस है बैक्टीरिया A और बैक्टीरिया B में। अगर आपको टेबल ऐसे ना दी हो, अगर आपको टेबल देखनी हो तो टेबल कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टू टेल। तो टू टेल पे आप देखिएगा 0.05 आपको मिलेगा, ये 0.05 है, ये आप देखिएगा, ये टी टेबल दी हुई है 0.05, और आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो ये 0.05 पे आप देखेंगे। अगर 1% पे होता तो 0.01 पे देखते, तो आप 0.05 देखिए और 8 देखिए, देखिए यहाँ पर 8 है, 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर आगे चलेंगे, आप आगे चलेंगे और जहां पर आपको मिलेगा, यहाँ पर देखो आपको दिखाई पड़ रहा है 2.306, राइट। तो यहाँ पर 2.306 है, वहां पर आपके जो मैंने एग्जाम में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, वहां पर 2.4 है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए वही रख सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल जो वैल्यू वहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, एक्चुअल में जो वैल्यू है वो 2.306 है, लेकिन इतना भी होगा तो अभी आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे, मैंने आपको सिखा दिया है, अब आप क्या करें, बैक जाएं और सारे स्टेप्स को प्रैक्टिस करें। और एक मैंने दूसरी प्रॉब्लम आपको दी हुई है, ये आप प्रॉब्लम इसको सॉल्व करके मुझे आप आंसर बताएं कि ये आपका स्टेप बाय स्टेप आपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया और आपका कंक्लूजन क्या रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा। कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, और जल्दी मिलेंगे हम दूसरे टेस्ट के साथ जिसे पढ़ेंगे पेयर्ड टी टेस्ट। इसको वीडियो को 2-3 बार देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करिए, आई एम श्योर आपको जरूर समझ में आएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद।